समय गवाए हुए, जो कल के क्वेश्चन बचे थे पहले उनको उठा लेते हैं। एक बच्चा कहता है उसका दादा आया है, एक टीचर होने के नाते आपका क्या रिएक्शन होगा? तो आप, हम इसी पर थे, आप सिंपल उससे कहोगे अच्छा उसके दादाजी आए हैं, मतलब आप ये थोड़ी ना कहोगे दादा आया है, इसकी जगह दादाजी आए हैं, ये कहना चाहिए। ऐसे तो मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा जी है ना, आपको एक दूसरे से कम बात करनी चाहिए, एक दूसरे से तुम कैसी हो, तुम कैसी नहीं हो, तुम पिज्जा खाओगी, तुम चाउमीन खाओगी, ये नहीं कहना चाहिए। पर किसी की कहने से कभी कोई सुनता है? नहीं सुनता। बच्चे तो खास करके नहीं सुनते टीचर्स की, ये आदत होती है। तो क्या कहेंगे, टीचर उसको ऐसे करेक्ट करे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति गलत अंग्रेजी बोल रहा है किसी चीज की, प्रोनाउंसिएशन गलत है उसकी, वो कह रहा है कि है ना मेरे को तो रसीद चाहिए, रिसिप्ट चाहिए, रिसिप्ट होता है रिसीट। तो आप उसको ये थोड़ी ना कहोगे रिसिप्ट नहीं कहते, रिसीट कहते हैं, वो कहेगा चल यहाँ से, अब उसको बेइज्जती महसूस होगी। सम्मानजनक तरीका क्या है, अच्छा अच्छा रिसीट लेकर आए थे, रिसीट, तो वो समझ जाएगा कि हाँ रिसीट होता है, मैं रिसिप्ट गलत बोल गया, तो रिसीट कर देगा वो। ठीक साहब, कौन से युग्म होने की सबसे कम संभावना है? सबसे कम संभावना मतलब जो बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की साहब ने कहा है। भाषा विचार पर शुरुआत में दो अलग अलग गतिविधियां हैं, ये वाइगोत्स्की ने कहा है कि लैंग्वेज और थॉट शुरुआत में 2 सालों में बिल्कुल अलग अलग एक्टिविटीज हैं, भाषा विचार पर आधारित होती है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आरजू, बच्चे को नेचुरल लगेगा तो वो अनुकरण करके अपनी चीज को सुधार लेगा, है ना? बहुत अच्छा, अब आपको लग रहा है बी गलत है। इस बात को समझना बहुत ध्यान से, जो आपने कहा था सी गलत है, आप इसको पढ़ते नहीं हो ढंग से, दिक्कत। इन्होंने कहा लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थॉट, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी स्वनिम ध्वनिग्राम। तो आपको पता है कि कौन सी मात्रा कहां लगनी है और उससे अंतर हो जाएगा। मम्मी मिश्र वाली मम्मी है, मम्मी अपनी वाली मम्मी है। अब कोई बोलने लगे मम्मी आई, तो बालक को लगेगा मेरे पीछे मेरी मम्मी आ रही है, कि भागो भागो मम्मी आई, तो बालक को लगेगा मम्मी आ रही है, मम्मी कितना ही तेज भाग लेगी, और वही पता पड़े मम्मी आ रही है पीछे, मम्मी, तो आदमी देखो कैसे सिर पे पैर रख के भागेगा। तो अगर आपको फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है तो वो किससे जुड़ी हुई है? ध्वनि के बारे में आप फॉर्मेशन करना जानते हो, चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना जानते हो, आप सही सही और फ्लुएंटली बोलना जानते हो, जानना समझना और लिखना जानते हो, आप व्याकरण के नियमों में बहुत ज्यादा पारंगत हैं। क्या कहेंगे आप, अगर वही एग्जाम्पल मम्मी आई मम्मी और मम्मी आई, है ना, तो आप अगर ये ई की मात्रा ध्वनिग्राम है ना, तो अगर आप फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रखते हो तो आप मात्राओं में फेर बदल करके, ध्वनि में फेर बदल करके नई संरचना बनाओगे, हेर फेर करोगे और चिंतन करोगे। कोई दिक्कत यहां पर? बहुत शानदार। आगे बढ़ेंगे बिट्टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी किससे रिलेट करती है? जब भी हम बात करते हैं ना सोना क्रिएटिविटी की, तो बिट्टू क्रिएटिविटी किससे रिलेट करती है हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग? जो क्रिएटिव बच्चा है, अपन अपनी क्लास में आ जाए वो बच्चा क्रिएटिव बच्चा, अपन उसको कैसे पहचानने वाले हैं? तो क्रिएटिविटी किससे रिलेट करती है? आप सब लोग जैसे सोच रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से अडप्टिव वे में थिंकिंग करो, आप मेमोरी बेस्ड थिंकिंग करो, ये पढ़ा था मैंने, उस पर सोच रहे हो, या आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हो, या आप कंजर्ड थिंकिंग कर रहे हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमेशा नेगेटिव शब्द है, कंजर्ड थिंकिंग बोलते हैं, इसलिए मैं इसको अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकर होगा। क्रिएटिव व्यक्ति ना कई दिशाओं में सोचेगा, ये नहीं काम हो रहा तो ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं हो रहा तो ऐसे कर सकते हैं, इधर से नहीं निकल रहे तो इधर से निकल सकते हैं, माँ से बात नहीं बन रही है तो पापा से भी बना सकते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे रिलेट करती है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किससे रिलेट करती है? बेटी आप पानी पी लो, बुढ़िया ये लो ये लो ये लो ये लो। ओ वाह, डाइवर्जेंट थिंकर जो होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी एक ही ढर्रे पर नहीं सोचता।
मैडम चाय खाती है, ये वाक्य आपने सिंपल बोला, ए मैडम चाय खाइबो। अब भैया अनटिल अनलेस आप बंगाली नहीं हो जहां के कल्चर में इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है, चाय खाइबो खाइबो, तो फिर अलग बात है कि आप बोल रहे हो कि खाइबो खाइबो चाय खाइबो। बाकी जनरली हम सब जानते हैं कि मैडम चाय खाती है, दिस इज समवेयर नॉट राइट, क्योंकि अगर आप हिंदी के बेसिस पर देखोगे तो मैडम चाय खाती है सही नहीं है मामला। तो अब जब ये वाली बात आ रही है कि मैडम चाय खाती है, ये एकदम मतलब अप्रोप्रिएट ना माना जाए इस बात को, तो आप मुझे बताएं फिर क्या आप मानते हैं, क्या सही होना चाहिए? मैडम चाय खाती हैं तो क्या माना जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिविटी से संबंधित है? अगेन आप सब जानते हैं, चाहे मैं आपको अहमवादी बोल दूं, मैं आपको सेंसिटिव बोल दूं, सिंपैथेटिक बोल दूं, ये इसका जवाब हमेशा क्रिएटिविटी से, हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी रहती है। ये तो बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे वो सोचने में बड़ों की तरह होते हैं और बड़े होने के साथ उनकी सोच में क्वालिटेटिव चेंज होता है, मतलब बच्चे सोच में बड़ों के जैसे होते हैं। अच्छा, आप बताना। और बड़े होने के साथ उनकी सोच में क्वालिटेटिव चेंज होती है। वो खाली बर्तन की तरह होते हैं जिसे बड़ों के द्वारा ज्ञान से भर दिया जाता है, और निष्क्रिय जीव हैं जो दी गई जानकारी को एज इट इज कॉपी करते हैं। वो जिज्ञासी प्राणी होते हैं, अपने तर्क अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आसपास की दुनिया का पता लगाते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर रचनावाद, और रचनावाद यही कहेगा कि बच्चा खुद से जिज्ञासु है, अपने से चीजों के बारे में पता लगाता है कि कौन सी चीजें क्या हैं। ये नहीं होगा कि वे सोचने में बड़ों की तरह होते हैं, नहीं, बच्चे सोचने में बड़ों से बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, उनके सोचने में तर्क नहीं होता है। आ जाए, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, आप और हम सब मानते हैं, लिंग्विस्टिक चेंजेस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी तो बहुत है भारत में। इस बारे में विशेषकर क्लास 1 और 2 के प्राइमरी लेवल पर बहुभाषिक क्लासेस के बारे में सबसे बेस्ट क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपका जो मल्टीलिंगुइस्टिक क्लासेस होनी चाहिए उसके बारे में सबसे बेस्ट क्या है? स्कूल में उन्हीं बच्चों का एडमिशन दो जिनकी मातृभाषा वो हो जो गुरुजी की मातृभाषा हो, तो कोई कलेश ही नहीं है। टीचर को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे क्लास में अपनी मदर टंग का उपयोग करें, टीचर उनको नेग्लेक्ट करे। बच्चे को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर लठ तोड़ दिए जाए। तो कायदे में सही ये है कि टीचर सभी भाषाओं का सम्मान करे और बच्चों को अपनी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के पूरे मौके भी देने चाहिए। मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। जब हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करते हैं जब हम मिडिल चाइल्डहुड की बात करते हैं, मिडिल चाइल्डहुड यानी कि जब आपका बच्चा 6 से लेकर 10 साल का हो गया है, तो उस समय लैंग्वेज खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। मतलब उस समय लैंग्वेज कैसी है? सामाजिकृत होने की जगह ईगोसेंट्रिक है, जीववादी होने की जगह सामाजिकृत है, परिपक्व होने की जगह अपरिपक्व है, या ईगोसेंट्रिक होने की बजाय सामाजिकृत है। थोड़ा इस पर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको बहुत क्लोज लगेंगे, बट आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में इसको सोचें, है ना। मैं जानती हूँ दो ऑप्शन आपको देखने को ऐसे लगेंगे कि दीदी ये भी तो ठीक हो सकता है, जैसे आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे हैं बी सही है, बट बी इज नॉट राइट बेटा जी, क्योंकि बच्चा नन्हा ज्ञान का अपना वैज्ञानिक है, अपने हिसाब से सोचता है। पर बेटा वो छोटा बच्चा सोचता है, बड़े बच्चे नहीं सोचते। बड़े बच्चों को तार्किक तौर पर सोचना चाहिए, उनकी गलतियों को माफ नहीं किया जाएगा, उनको लटकाया ही जाएगा, ठीक है ना। ये सोचने वाला तो मुझे लॉजिक बता दो क्या है तुम्हारा। तो बेटा बाद में बच्चा अहम केंद्रित कैसे हो जाएगा? अहम केंद्रित तो बच्चा 3 से लेकर 6 वर्ष में होता ही है। तुम कह रहे हो नहीं, इसके बजाय ये होना चाहिए अहम केंद्रित। अरे भैया डी है, ईगो सेंट्रिक की बजाय सामाजिकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा खुद के इर्द गिर्द ही चीजें सोचता है, बाद में सामाजिकृत हो गया, यानी विकेंद्रीकृत सोच आ गई, विकेंद्रीकृत सोच आ गई, है ना। तो कहीं ना कहीं इसको हम प्याजे भैया के साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी सोशलाइज्ड हो गया, ज्यादा अच्छे
अंडरस्टैंडिंग, दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने लगा। बी एक बार को मैं समझ सकती थी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू का रीजन क्या है। बी वाले अपनी पीठ थपथपाइए, आप डेप्थ में गए। ए वालों तुम अपने गाल थपथपा लो, मेरे समझ से बाहर रहे तुम यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। ए जिसने भी बोला, अलग अलग मुद्दे और डिस्कशन पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते समय बच्चों को अपने इंडिविजुअल थॉट्स को व्यक्त करने के लिए टीचर को प्रोत्साहित, अगेन मैंने बोला है प्रोत्साहित का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ावा देने वाले प्रश्नों का, किसको बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा देना। अगेन मैं बता रही हूं, क्वेश्चन जो कि इनकरेज करें बच्चे को कि वो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन रखे अलग अलग इश्यूज पे, कि मेरे अकॉर्डिंग दीदी बी सही है या मेरे अकॉर्डिंग ए सही है, तो उसके पीछे प्रूफ भी होना चाहिए तुम सोच क्या रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन टीचर को पूछने चाहिए जहां बच्चे अपनी व्यक्तिगत राय को सामने रखें और डिबेट करें उस टॉपिक पर, उस चीज पर। तो इससे टीचर क्या प्रमोट करना चाह रहा है, बच्चों का स्टैंडर्ड आकलन। अगर सोच ही अलग अलग हो गई तो लचीलापन हो गया, तो वो स्टैंडर्ड आकलन तो नहीं होगा। अभिसारी इज अ कंजर थिंकिंग, तो वो रटे हुए आंसर होते हैं, उसमें व्यक्तिगत राय मायने नहीं रखती। जानकारी को रिकॉल नहीं, एनालाइज करना और क्रिटिकल थिंकिंग करना, यानी बच्चा एनालाइज करेगा और फिर सही गलत सारे पॉइंट्स लेकर आगे चलेगा। ठीक साहब, आ जाए। इनमें से कौन सा तरीका टीचर के द्वारा एक क्रिएटिव बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे बेस्ट होगा? टीचर जस्ट वांट टू नो क्रिएटिव बच्चा, मतलब टीचर पकड़ना चाहता अपना क्रिएटिव बच्चा। तो क्रिएटिव बच्चे की पहचान करने के लिए कौन सा बेस्ट तरीका होगा टीचर के लिए? वो ऑब्जर्व करे कि बच्चे ग्रुप में अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरीके से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। बच्चे का ब्रॉडर वे में टीचर अवलोकन करे, विशेष रूप से उस समय जब वो प्रॉब्लम्स को हल करता है। टीचर उसके लिए स्टैंडर्ड बुद्धि परीक्षण दे, टीचर उसके लिए एमसीक्यू बेस्ड के परीक्षण दे। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? राजन सी बता रहे हैं मानकीकृत बुद्धि परीक्षण दे दे बेटा, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण दे दे टीचर कि ये लो स्टैंडर्ड बुद्धि परीक्षण, और इससे टीचर क्रिएटिविटी पता लगा लेगा। नो वे, नो वे। क्या है, टीचर उसको ब्रॉडर वे में अवलोकन करे उस समय जब वो समस्या को हल करता है। क्योंकि अगर आपका समस्या को हल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है या आप रटे रटाए तरीके से समस्या को हल नहीं करते, आप एक नया तरीका निकालते हो समस्या को हल करने में, आप एक नया तरीका निकालते हो, नया तरीका निकालना, तो आप कहोगे कि भैया ये क्रिएटिव व्यक्ति है। तो आप क्या कहोगे कि ये व्यक्ति क्या है, क्रिएटिव व्यक्ति है। ठीक, अब मुझे ए बताएं, एक किस चीज को सपोर्ट करता है? एक क्रिएटिविटी को तो सपोर्ट नहीं करता, बट एक किसी चीज को सपोर्ट करता है जिसे हम आज की टीचिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो ए इज बेसिकली नॉट सपोर्टिंग क्रिएटिविटी, लेकिन ए किसी ऐसी सोच को रिप्रेजेंट करता है। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ मेरा कौन क्रिएटिव बच्चा है जो इस बात को समझ गया है कि ए किसको रिप्रेजेंट करता है। पहले आप सोचो, बिंदु सोचो, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिएटिव सोच को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, लेकिन ए किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आज के एजुकेशन सिस्टम में हम सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। जो भी वहां तक पहुंच पाए, कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव तक, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और मैं इस बात की गारंटी लेती हूं कि आप ये लिख के ले लीजिए कि आप आसानी से पास करेंगे सीटेट। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डेप्थ तक की समझ बना चुके हैं, दम मार के आओगे। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़िया रखो, आ जाओ। और जिन्होंने ये पूछा कि दीदी ये क्यों नहीं है, तो इसका मतलब वो भी इस हद तक तो सही है कि वो पॉजिटिव चीजों को और नेगेटिव चीजों को पहचान पाते हैं। थोड़ा सा और समझ विकसित करें, डीप, बहुत बेहतरीन करेंगे आप। आ जाओ। एक फिलॉसफी और व्यवहार, बेटा मैं गेट बंद कर लूं, आप जाओ, क्योंकि आप मम्मी को पढ़ाने नहीं देते। एक फिलॉसफी और बिहेवियर के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है। मतलब एक फिलॉसफी की बात करूं, अगर मैं एक बिहेवियर के रूप में बात करूं, तो इंक्लूजन क्या है कि डाइवर्सिटी से रिलेट करता है। इंक्लूजन किससे रिलेट करता है? डाइवर्सिटी से रिलेट करता है, जिसमें क्या शामिल है? इंक्लूजन बेसिकली एक्सक्लूजन के अगेंस्ट है, इंक्लूजन बहिष्करण के अगेंस्ट है। यानी इंक्लूजन ये कहता है जितने भी बहिष्कृत हैं, जो कि अलग हैं, हम किसको बाहर निकाल देते हैं? जो हमसे ऐसा नहीं होता। आपकी फैमिली में भी आप उस व्यक्ति, अपने उस कजन के साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो, या आपने उसी की चुगली का एक ग्रुप बना रखा है जो आप लोगों से अलग है,
तो एक्सक्लूजन का अगेंस्ट है इंक्लूजन, क्योंकि वो आपसे अलग है, विविधता में रखता है, आप उसको निकाल के बाहर कर देते हो। तो इंक्लूजन में विविधता इन्वॉल्व होती है, जिसमें क्या शामिल है, भाषाई विविधता, लैंगिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, योग्यता और विकलांगता, सभी कुछ शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डी इज द राइट आंसर। सरकारी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जितेंद्र ए कैसे हो सकता है, जितेंद्र ए कैसे हो सकता है, केवल ए और सी। क्या सेक्सुअल डिफरेंसेस को आप इसमें शामिल नहीं करते? क्या आप योग्यताओं और विकलांगता को इसमें शामिल नहीं करते? आप सबको करते हो बेटा, आप सबको करते हो, क्योंकि इंक्लूजन का मतलब जो भी विविधताएं हैं सबको संयुक्त रूप से लेकर चलो। और आप यकीन नहीं करोगे, ये आप टॉपिक अपना केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ोगे, जब एक बार आप यहां से निकल के अपना सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, तो इंक्लूजन को जब आप पढ़ोगे तो वहां इनको एकदम डिटेल में पढ़ोगे, योग्यता विकलांगता का क्या मतलब है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का क्या मतलब है। तो इस बात को समझना है, सभी को इंक्लूजन में शामिल किया जाता है। दृष्टि की सहायता के लिए एक खाली स्थान सहायक तकनीक है। बेसिकली एक बच्चा है, दृष्टि की सहायता, यानी एक दृष्टि बाधित बच्चा है, भैया जी बाधित खा गए, है ना, तो दृष्टि बाधित बालक की सहायता, दृष्टि बाधित बालक की सहायता। अपने एक बालक है, आपका ही कोई बच्चा है, और उसको विजुअली थोड़ा सा, है ना, हैंडीकैप्ड है वो बच्चा, तो दृष्टि बाधित बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक कौन सी तकनीक है? मैं बड़ी प्रिंट वाली वर्कशीट दे दूं, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा, मैं उसे स्पीच से चलने वाला कंप्यूटर दे दूं, मैं उसे कैलकुलेटर दे दूं, मैं उसे मैग्नीफाइंग ग्लास दे दूं। नाउ आई जस्ट वांट यू टू यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस लगा लो यार, मजा आ जाएगा।